आज हम लोग को बहुत सारा नॉलेज आज मिलने वाला है, ऐसा नॉलेज मिलने वाला है, जिसको हम लोग चाहते हैं सीखना। और आज हम लोग के बीच में एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी हम लोग के बीच आने वाले हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जिनके पास ज्ञान का सागर है, जिन्होंने अपने ज्ञान की वजह से आज दोस्तों रिएक्शन में आज उनके पास नॉलेज भरा हुआ है। तो आज हम लोग सीधे चलते हैं। हम लोग हम लोग के बड़े भाई हम लोग को पल पल मार्गदर्शन देने वाले और एक डायनामिक पर्सनालिटी, मैं कोई और नहीं, बस खाली क्षेत्र से हम सब के बड़े भाई संग्राम यादव सर को मैं एक जोरदार दोस्तों, अगर जितनी जोरदार ताली आपकी दोस्तों होगी, उतनी जोरदार ताली भविष्य में आपके लिए बजने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज जो हम लोग के बीच आने वाले हैं वो कोई आम हस्ती नहीं है। दोस्तों उनके पास डीके पांडे सर से मिला हुआ बहुत सारा नॉलेज सर का है और सर का अपना फील्ड में बहुत ही जबरदस्त अनुभव है, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों अगर कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। तो आज हम लोग सीखने के लिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, सीखने के तैयार हो जाइए। क्योंकि ये दोस्तों अगर आपने एक शब्द ही पकड़ लिया तो आपका जीवन बदलने वाला। एक शब्द बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ कि सर का कितना सेशन होने वाला है, एक एक शब्द अपने आप में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप जहां पर भी हैं एक जोरदार ताली के साथ हम वेलकम करेंगे बड़े भैया श्री संग्राम यादव सर का, एक जोरदार ताली के साथ वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम सर, संग्राम यादव सर स्थानीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हम मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आप लोग तो कई बार मैं देखता हूँ हफ्ते में आरिफ जी हैं, आलोक जी, हमारे दिनेश जी हैं, सब लोग आते रहते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोगों से सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं इस मामले में भी लोग सीखिया हूँ कि मैं दूसरी बार आया हूँ। अभी एक बार और मौका मिला था, आज दूसरी बार आया हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी कुछ ऊपर नीचे हो, इधर उधर हो तो थोड़ा देखिएगा कि मुझे पता नहीं चलता मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं जा रही है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। एक पत्थर की भी तकदीर सौर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उनको कहे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है सब उन्हीं की वजह से। हम किसको कहाँ पहुंचा देते हैं, किसको क्या बना देते हैं, किससे क्या करवा देते हैं, सब उन्हीं की कहानी है। क्षण में राई को पर्वत कर देते हैं और पर्वत को राई कर देते हैं। और कहा जाता है कि हम लोगों को 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जीवन मिला है। तो सबसे पहले उन्हें धन्यवाद जिन्होंने एक स्वस्थ शरीर सन्मति दिया और इस अखंड भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त में जन्म दिया। एक अच्छा विवेक दिया, सहज बुद्धि दी, ताकि जीवन के बारे में कुछ अच्छा सोच पाए, कुछ कर पाए और जीवन में कुछ बन सके, इस लायक बनाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सब परिचय सिर्फ इतना सा है कि मैं मेरे व्यक्तित्व में, मेरी पर्सनालिटी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सुन रहे हैं या सुनेंगे, मेरी टोटल पर्सनालिटी का, मेरे व्यक्तित्व का जो टोटल योगदान है मेरी उस वंशावली को जाता है जो स्वर्गीय पांडे जी से शुरू होकर बहुत ऊपर तक जाती है। नीचे से ऊपर तक जो वैल्यू एडिशन मुझ में किया है, ये मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की देन है, मेरी वंशावली की देन है, जिसमें मैं किसी का भी नाम लूं जो हमारे स्वर्गीय पांडे जी से शुरू होता है। रंजन सर हैं, प्रसाद जी हैं, PR राजीव सर हैं, डॉक्टर रंजन सर से होते हुए प्रोफेसर साहब तक जाता है
और डॉक्टर रत्ना बसपाल तक, जिन्होंने रिएक्शन और आरबीसी के कॉम्बिनेशन को इतने अच्छे से, इतने व्यवस्थित तरीके से सेट कर दिया, इतना व्यवस्थित कर दिया कि इतने अच्छे से सेट कर दिया कि एक व्यक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया। आया हमारे माली जी को देखिए, आपको व्यक्ति का उनका नेचर है रिएक्शन, पहचान है। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं नए पुराने, जिनके रंग रंग में आपको रिएक्शन नजर आता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जनरेट हुआ, एक ऐसी व्यवस्था में हम पल पढ़ रहे हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है, उत्तरोत्तर नई ऊंचाई दे रहा है, हमारी पहचान बनता जा रहा है। और इसने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इंद्रधनुषी बदलाव किए। ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई वजूद नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, आज अगर वो समाज में सर उठा के जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका सारा क्रेडिट हमारे इस रिएक्शन और आरबीसी को जाता है, जिसने जमीन से उठा के बहुत सारे लोगों को रईसों की कैटेगरी में शामिल कर दिया। इस बिजनेस को आप क्यों करेंगे, मैं क्यों कर रहा हूं, इसके लिए कुछ चीजें हमारी जिंदगी के जो ठोस कारण है, जो ठोस वजह है, वो हमें जानना चाहिए, अपने सहज बुद्धि विवेक तर्कशीलता के साथ महसूस करना चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि अमूमन आज देखिए हमारे समाज सोसाइटी की जो स्थिति है, हमारी सिचुएशन ये है कि हमारा जीवन खोया कहीं और है और खोज हम कहीं और है। क्योंकि पिछले 70 सालों में, मैं कुछ अलग हट के बात कर रहा हूँ, मेरी बात को कोई अदरवाइज नहीं लेगा, पिछले 70 सालों में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा का जो लोप हुआ है, उतना किसी वैचारिक आक्रमण से भी नहीं हुआ। कई बार में अगर आप गिनेंगे तो हाथ की उंगलियां कम पड़ जाती है। हमारे यहाँ पे इतने वैचारिक आक्रमण हुए, इतने अटैक्स हुए हैं, अगर आप गिने, शक, हूण, कुषाण, डच, फ्रांसीसी, तुर्क, तातार, मंगोल, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतनी सारी संस्कृतियों ने हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन जितने बार हमले हुए, हम हर बार उठ के खड़े हुए, हर बार हमारी चेतना जीवित रही, हर बार हम जीवित रहे, हर बार हम स्टैंड किए, हर बार हम खड़े रहे। इसीलिए शायद डॉक्टर इकबाल ने लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारे यहाँ अगर होमवर्क को अगर आप देखें, आप गूगल कर लीजिएगा, आज लॉर्ड मैकाले का वो ब्रिटिश संसद में दिया हुआ भाषण हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहा कि मैं भारत में 1 दशक तक पूरा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक घना घूमा हूं और एक बात जान गया हूं कि इनकी शिक्षा, इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता और इनकी आस्था इतनी मजबूत है कि हम 1000 साल तक शासन कर लें, फिर भी हम इनका कुछ कर नहीं सकते, इनको हिला नहीं सकते। इनको काबू में करने का एक ही तरीका है कि इनके अंदर कमतरी का भाव भरा जाए, इनको इंफीरियरिटी की तरफ लाया जाए, इनको यह एहसास कराया जाए कि आप छोटे हो, अपने शिक्षा को इन पर थोपा जाए,
और वो चीज जब लागू की गई उसका रिजल्ट ये है, हमारे यहाँ एक तदर्थ चला, आजादी लाइए आजादी लाइए, आजादी की लड़ाई लड़ेगी, हर जगह लड़ेगी, आपके यहाँ भी लड़ेगी, हमारे यहाँ भी लड़ेगी, पूरे देश में इसमें भाग लिया। युवा की शिक्षा का क्या करेंगे? युवा की आजादी आ जाए फिर शिक्षा के बारे में सोच रहे। लेकिन एक कड़वा सच है सर, एक कड़वा सच है कि अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के जमाने में हमारे देश को जिस जरीब से नाप गए थे, बीघा, बिस्वा, धूर, डिसमिल, मंडा, आज भी वही चल रहा है। अब सोचिएगा तो आपको पता चलेगा, आज भी वही चल रहा है। पूरे दुनिया में राज करने वाले हिंदुस्तानी, पेंटागन चलाने वाले हिंदुस्तानी, माइक्रोसॉफ्ट गूगल चलाने वाले हिंदुस्तानी, हर जगह अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाले हिंदुस्तानी। अमेरिका के 18 डॉक्टर्स की टीम में 13 भारतीय बेटे बेटियां। ये इतना सब कुछ करने वाले हिंदुस्तानी अपना देश नहीं चला पाए। इतने सालों तक सामाजिक जीवन जीने के बाद, सामाजिक संघर्ष में रहने के बाद मैं एक चीज जान पाया हूं कि अगर इस देश को एक बेहतर जगह बनानी है, एक बेहतर नेशन बनाना है, इसको दुनिया में रेखांकित करने योग्य बनाना है, तो इसके लिए किसी से भी जो आपको मंच से भाषण देते हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, पीएम हो, सीएम हो, किसी से भी आशा मत रखिए। स्वयं खुद आप है आशा के वो दिन, आप है वो जो परिवर्तन कर सकते हैं, आप है जो स्थिति को बदल सकते हैं, आप है जो समाज को बदल सकते हैं, आप है जो समाज परिवार को बदल सकते हैं, आप है जो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा कोई नहीं है, किसी से भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। तो पिछले 70 सालों में हमने कोई बहुत राष्ट्रीय प्रगति नहीं की है। अभी लोगों को बाहर मौका मिलता है, लोग की व्यवस्थाओं को देखने का मौका मिलता है। आप वहां जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं से परिचित होते हैं। बाहर किसी भी देश में आप चले जाइए, आप देखिए, किसी भी माल में चले जाइए, सरकारी बिल्डिंग में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, लोग सीधे आपकी तरफ खड़े होते हैं, लेफ्ट पूरा खाली होता है, लोग लाइन से चढ़ते हैं, लाइन से उतरते हैं। और हमारे यहाँ हम तो पूरा फैल के ही चढ़ते हैं, इधर भैया खड़े हैं, इधर भाभी खड़ी, इधर गुड्डू को संभाला जा रहा, पूरा फैल के हम चढ़ते हैं। वहां ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ये अपने आप ये चलता है। कोई ट्यूबलर देखिए, कोई ट्रेन आती है, खाली होती है, लोग इत्मीनान से लाइन से चढ़ते हैं अपने आप। ये उनका राष्ट्रीय चरित्र है, उनका नेशनल कैरेक्टर है। हमारा नेशनल कैरेक्टर क्या है? हमने इंडिविजुअल कैरेक्टर पैदा किए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पैदा हुए। मराठी के एक प्रोफेसर का बेटा 10वीं में फेल हो गया, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेलता रहा, तो हमने सर सचिन तेंदुलकर पैदा किया। हमने हॉकी में ध्यानचंद पैदा किया। हमने विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक पैदा किए,
मिसाइल पे लिखा गया मेड इन इंडिया। राजनीति में भी बहुत सारे कैरेक्टर पैदा हुए, एक से एक लोग पैदा हुए, वो चाहे किसी भी पार्टी को, मुझको, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं ना, मुझे किसी से मतलब, लेकिन ये जो कुछ भी लोग पैदा हुए ये उनकी निजी क्षमता है। हमने राष्ट्रीय चरित्र क्या पैदा किया? अगर आज आप हम बैठे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, हमारा रिएक्शन आरबीसी अगर ये चाहता है, 1.5 साल से ब्रिलियन सर इस मिशन में लगे हैं, प्रोफेसर साहब पिछले 2-2.5 साल 3 साल से आपको हमको ऑनलाइन एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि आप कल डायमंड मिले, मिलेनियर मिले, एक लग्जरी लाइफ को जीने वाले इंसान, एक बेहतर इंसान बने। ये काम इनका नहीं था, ये काम हमारी व्यवस्था का था, हमारी स्टेट का था, हमारे देश का था। क्योंकि पिछले 1990 से मैं एक रजिस्टर्ड फर्म का ओनर भी हूं, तो मैंने जो टैक्स दिए, हर साल इनकम टैक्स टैक्स ये सारा कुछ देता हूं, ITR दाखिल होता, सब कुछ होता है। और अगर मेरे टैक्स देने से, आपके टैक्स देने से, आप भी देते हो, हर आदमी दे रहा है। अगर हमारे देश में नए आयुष बनते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, शिक्षा यूनिवर्सिटियां बनती हैं, तो मुझे टैक्स देना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है? इतना सब कुछ देने के बावजूद हमारे जो स्टेट की जो व्यवस्था है, जो हमें मिलना चाहिए था, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों की स्थिति क्या? अगर आप आकलन करेंगे तो बिजली की क्या स्थिति है? जब आपको जरूरत होगी तो नहीं लेगा, कभी रहती ही नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया? हमने निजी तौर पर इसको अपनाया। जो छोटे लोग थे इन्होंने इन्वर्टर लगवाए, जो बड़े लोग थे उन्होंने डीजी सेट रख ली, यानी उसका निजीकरण हो गया। पानी, हमारे आरिफ जी टांडा में रहते हैं, नगर पालिका का पानी कितना बढ़िया आता है, उनसे बेहतर कोई नहीं जाता होगा। मतलब पीने की बात छोड़िए, घर में पोछा लगाने की हिम्मत नहीं होती है कई बार। शिक्षा, जब हमने सोचा हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए, प्राइमरी स्कूल में, तो आज प्राइमरी स्कूल की स्थिति यह है कि वहां पे बच्चों को किताब कम, कटोरा ज्यादा दिया जाता। मतलब बचपन से ही हमारे बच्चों के हाथ में वो कटोरा पकड़ाया गया है और इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि जिंदगी भर मांगते ही रहे। मांगते मांगते कहां तक जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। और स्वास्थ्य की अगर आप बात करो, अभी 2 साल पहले हमारे देश ने एक भयानक दौर देखा है कोरोना का, और जो अस्पतालों के करीब गए हैं उनको इस बात का एहसास है। जो भी उस चपेटे में आए, सरकारी हॉस्पिटल के चपेट में पड़े, उनको 14 दिन तक पेट के बल लिटा के छोड़ दिया गया और पॉलीथीन में लपेट के घर भी नहीं आए। कहाँ चलिए? अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हो तो सीधा सीधा काम क्या हो रहा है कि 90% चांस तो ये है कि आप ऊपर ही जाओगे, भगवान के बाहर जाओगे। इसीलिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ज्यादा सुरक्षित समझा, यानी हमारे स्वास्थ्य का भी निजीकरण हो गया। भाई साहब, एक सिंपल सी बात है, जो टैक्स मैंने दिया था, इस उम्मीद से दिया था, इस जिम्मेदारी से दिया था कि आप मुझे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की अगर आप बात करें तो दिन दहाड़े ही लोगों की मोटरसाइकिल लोग छीन के भाग जाते। अस्पताल से सीधे हम शमशान घाट की तरफ जाते, इसीलिए दिया था ना।
या आप ये सारी चीजें हमें देंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, समाज में एक इज्जत का जीवन बसर करेंगे, हमारे जीवन में बेहतर परिवर्तन होगा। लेकिन हो रहा है क्या? ऐसी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश में। मैं इसीलिए कहता हूं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कुछ रईसों, लीडरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में? आज हमारी जो पीढ़ी है, आप देखिए, अभी मैंने देखा तो एक हफ्ते पहले की घटना है। अभी हमारे एरिया में पूरे यूपी में कह सकते हैं ये परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी। आप देखिए ना, अगर सुबह मैं भी निकला था अपने बच्ची को पेपर दिलाने के लिए, मतलब रोड पे इस तरह से लोग भाग रहे थे जैसे कहीं लड़ाई हो रही, युद्ध छिड़ा हुआ है। मतलब 2 पहिया 4 पहिया जैसे जिसको जो मिला वो भाग रहा है। क्यों? एक ऐसी परीक्षा देनी है ताकि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि वर्दी से जब तक आप पेट क्वालिफाई नहीं करोगे आपको फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। सोच के देखिए, हम खुद को किस लिए तैयार कर रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं अपनी जिंदगी को, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे बच्चे हमारे देश की 100% जनसंख्या तो नहीं बनाते, लेकिन 100% भाग्य जरूर बनाते हैं। और आज हमारी पीढ़ी, ये सूत्री कार्यक्रम हमारे यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में पैदा होने वाला हर लड़का पैदा होते ही नौकरी का मोटो लेके पैदा होता है। उसको बताया जाता है कि बाद में चाहे तू राष्ट्रपति बन जाना, लेकिन नौकरी की तैयारी जरूर कर, एक नौकरी जरूर ले ली। यानी बचपन से ही हमारे दिमाग में ये चीज भरा जा रहा है, तू नौकर बन जा। लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पैटर्न हमारे दिलो दिमाग पे इतना हावी हो गया कि हम बिकने के लिए तैयार है। और एक यूनिवर्सल ट्रक, एक कड़वा सच है, दुनिया में आप 2 ही काम करोगे, या तो बिकोगे या फिर बेचोगे। और एक सत्य यह भी है कि जो बिकता है वो छोटा होते जाता है और जो बेचता है वो बड़ा होते जाता है। ये फैसला हमारा आपका है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में से एक करेंगे, या तो बिकेंगे या तो बेचेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो बेच ही रहे हो ना अपने आप। कोई 8 घंटे के लिए बेच रहा, कोई 10 घंटे के लिए बेच रहा, कोई 12 घंटे के लिए बेच रहा, कोई 15 घंटे के लिए बेच रहा, बेच तो रहे ना। सोच के देखिए, जो हम बिक रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? इसके पीछे हमारी अपनी साइकोलॉजी, हमारी अपनी भावनाएं हैं, जो हमें सबसे आसान लगता है बिकना, क्योंकि बेचने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बिकने के लिए क्या, कुछ नहीं करना, मुंह बना के खड़े हो जाना, भैया कितने खरीदोगे। एक सिंपल सा फंडा है। एक आदमी एक बार गुरु नानक देव जी के पास गया और उनसे पूछा कि गुरु जी, मैं मानवीय जीवन का मोल जानना चाहता हूँ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। गुरु जी ने थोड़ी देर सोचा और उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर देते हुए कहा कि एक काम करो, पहले तुम बाजार में जाओ और इस पत्थर का मोल लगवा के ले आओ। वो आदमी बाजार गया, एक सब्जी वाले के पास पहुंचा, उसको दिखाया वो पत्थर। सब्जी वाले ने देखा कि बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, खूबसूरत है। उसने कहा आज मौसम बड़ा अच्छा है, बीबी से लड़ाई नहीं हुई, तू भी क्या याद रखेगा, एक काम कर, ये पत्थर मुझको दे जा और एक बोरी आलू की ले जा।
थोड़ा और आगे बढ़ा, एक फल बेचने वाला मिला, उसको दिखाया, उसने देखा कि बड़ा अच्छा पत्थर है, चमक रहा है, जहां मैं बैठ रहा हूँ वहीं पे लगा दूंगा, आने जाने वालों को अट्रैक्ट करेगा, खूबसूरत लगेगा। उसने कहा कि यार तू भी क्या याद रखेगा, एक काम कर, एक पूरी पेटी संतरे की लेगा। थोड़ा और आगे गया, एक सुनार मिला उसको, उसको दिखाया, तो सोनार ने देखा तो उसकी आंखें फैल गई, उसकी पुतलियां फैल गई। उसने बोला गुरु इतना नया चीज कहां से लाया? उसने बोला कीमत बोलो। सोनार ने कहा 5 करोड़। इसने मुंडे नाम में हिलाई, तो उसने कहा 10 करोड़। बोला नहीं, बोला ये मकान भी ले ले। बोला नहीं, गुरु जी का आदेश है, मोल लगवाना, बेचना नहीं। थोड़ा और आगे गया, एक जौहरी से मुलाकात हुई। जौहरी ने जब उसको देखा, उसको दिखाया, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम, 7 बार परिक्रमा किया। पूछा कि ये इतना नया चीज आपको मिला कहां से? बोले गुरु जी ने दिया है, क्या कीमत लगाता है? बोला ये इसके लिए तो धरती आकाश तारे बेच ले, सब कुछ कर ले, सब कुछ दे दे, फिर भी इसकी कोई मोल नहीं चुका सकता, ये अनमोल है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं दे सकता। आदमी भागा भागा वहां से गुरु जी के पास आया और फिर से वही सवाल अपना दोहराया कि गुरु जी बाजार में गया था तो ये भी थी, अब तो बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ? गुरु जी ने कहा जिंदगी तेरी है, चाहे तू इसे एक बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे एक पेटी संतरे के भाव बेच ले, चाहे करोड़ों में बेच ले, चाहे इसे अनमोल बना ले, ये तुझसे ही शुरू होता है। और ये सारी चीजें तेरी भावनाओं पे डिपेंड करती कि तू चाहता क्या। आज हम लोगों को जो प्रोजेक्ट मिला है, कुछ लोग कहते हैं ये कंपनी है, कुछ लोग कहते हैं ये नेटवर्किंग है, कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं ये व्यापार है। माय डियर फ्रेंड्स, रिएक्शन आज एक केवल व्यापार नहीं है, एक विचार बन गया है जो आपको पूरे दुनिया में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है। पूरी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आप चले जाएं और रिएक्शन का लोगो आपको देखने को न मिले, इसके लोग आपको न मिले। पूरी दुनिया में भी हमारे साथी इसके पहले बता रहे थे कि करीब 1,27,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर जो रजिस्टर्ड है, कितने यूजर होंगे, कितने लोग होंगे इस दुनिया में, यानी हर जगह। अब ये व्यापार नहीं है, विचार बन चुका है जो पूरे दुनिया में आपको दिखाई देता है। सवाल इस बात का है जो चीज पूरे दुनिया में है उससे हमारी आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं अपने लिए, ये महसूस करने की बात है, ये सोचने की बात है। मैं आप सबकी नहीं कह सकता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जैसे मैंने पिछले मीटिंग में अपने बात किया था कि मैंने इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को एक बच्चे की तरह अपनाया। इसको मैंने अपने अपलाइन श्रीमती भारती पांडे और वीके पांडे जी से गोद लिया, इसकी परवरिश कर रहा हूं और जीवन
पर्यंत करता रहूंगा। मिला क्या इससे? क्यों कर रहा हूं मैं, या आपको क्यों करना चाहिए? इस सिस्टम पे मैं अपनी माता जी की वजह से आया था सन 2000 के आसपास। उनकी जब तबीयत खराब हुई, अनबेड हुई, 75-80 साल की है, लोग आके देखते थे। दलान के बाद दरवाजे के उधर जब जाके लोग आपस में बात करते थे कि बुजुर्ग हैं, चारपाई पे आ गई हैं, महीने 15 दिन जो चल जाए ठीक है। उनके लिए मैं इस सिस्टम में आया था, और इस प्रोडक्ट ने एक बुजुर्ग महिला को, मैं सुनता था, मैं कई बार मैं अपने घर में जो मिले आए तमाम ऐसे लोग परिचित हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। अम्मा हमारे दलान के उस कमरे में सोती थी, मैं इधर सोता था। मैं रात में जब उनको बर्दाश्त नहीं होता था, वो ईश्वर से दुआ करती थी कि हे भगवान, अब बर्दाश्त नहीं होता, उठा लो, अब नहीं रहा जाता। 1.5 साल के अंदर जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी आया। हमारे भतीजे की शादी हुई थी, नई नई बहू घर में आई थी, मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, जीने पे था, उसकी विदाई का डेट आ गया था, उसको जाना था, तो वो उनके पैर में दबा रही थी, कुछ अपना बातचीत कर रही थी। वही वो बहू कह रही थी कि मैं दवा थोड़ा खाते रहिएगा, ठीक ठाक रहो, ताकि ठीक रहिए, अच्छे से रहो। तो उन्होंने कहा दुल्हन, तुम इस चक्कर में मत रहना, जब तक तेरे बच्चे को गोद में नहीं खिला लूंगा तब तक इस दुनिया से नहीं जाओ। सोच के देखिए, वही महिला है जो 1 साल पहले ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, अब जिया नहीं जाता, उठा लो। वही महिला ये कर रही, जब तक तेरे बच्चे को गोद में नहीं खिला लूंगी तब तक इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। और एक नहीं, उसके 3 बच्चों को उन्होंने अपने गोद में खिलाया, और अब से 2 साल पहले तक वो हमारे बीच में रही। आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि दुनिया की ऐसी कौन सी हमारी पूरी मेडिकल साइंस की अगर बात करें जिसने हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने पटना से लेकर दिल्ली तक शायद ही कोई हॉस्पिटल और बड़ा डॉक्टर छोड़ा हो। ये है पावर ऑफ रिएक्शन, पावर ऑफ गैनोडर्मा, जिसने एक बुजुर्ग महिला को, एक 80 साल के एज की महिला को एक ऐसा जीवन दिया कि आने वाले 10-15 साल आराम से निर्बाध गति से वो चलती रही। हमारा बच्चा जो सबसे छोटा है, कभी दिखाएंगे आपको, लोगों को ताज्जुब होता है। आदमी 12 साल कुछ महीने का है, और आप कल्पना नहीं कर पाइएगा, लंबाई 6 फुट 2 इंच। एक्टिव इतना है कि स्कूल में रहता है तो उनके नाक में दम किया रहता है, घर वाले पूछिए। ये है पावर ऑफ गैनोडर्मा। और सबसे अच्छी बात यह, आज तक कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, ये दिन नहीं देखना पड़ा। सबसे अलग दिखता है। हम लोग केवल वीडियो में नहीं कहते कि इससे उनके ब्रेन का IQ बढ़ जाएगा 20%, 25-25% उनका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है, मिले हैं, और उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समाज में आप ऐसे निगाह मार के देखिए, 10-12 साल का लड़का कैसा दिखता हो। अभी 2 साल पहले, लॉकडाउन के जस्ट पहले, हमारे आसपास, जहाँ हमारे प्रदीप माझी जी का गांव है, घर के पास हमारी गदमपुर गांव है, हमारी भांजी की शादी हुई वहां पे, रेवड़ी थी नारवल, रामनगर PHC पे उसका हुआ। 1 हफ्ते बाद उसका यूरिन आना बंद हो गया, डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, उसको लखनऊ ले जाया गया, और जब लखनऊ ले गए तो पता चला कि इसका एक गुर्दा पूरी तरह से डेड हो गया। यूरेटर में इतना बड़ा स्टोन बन गया था,
उसने ठग दिया था, उस नली को ब्लॉक कर दिया था, ऑपरेट हुआ। तो वहां का टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि आप के परिवार में अगर कोई देने वाला हो तो गुर्दा दे दे, हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, 3 से 4 लाख रुपया लगेगा, और नहीं तो लेके आइएगा, 60-70 रुपया खर्चा होगा, हम उसको निकाल देंगे ताकि पॉइजन न फैले। ये गुर्दे से जब तक जिएगी तब तक जिएगी। हमारी भांजी ने हमको फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा ठीक है, जो वहां से छुट्टी मिलती है लेके जाओ। फिर से हमारा वही प्रोडक्ट, ये हमारे पहले साल लॉकडाउन की जस्ट पहले की बात है, मार्च में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, जनवरी में उसकी तबीयत खराब, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि अभी दुनिया में इसका कोई चारा नहीं है, इसको ये सड़ने के कगार पे इसको पीट दिया जाए या काट के, नहीं तो जहर पैदा हो जाएगा, मर जाएगी। हमारा अपना नॉलेज आर्टिफिशियल कोको जी ये प्रोडक्ट जो उसको दिया गया, जो पूरी तरह से डेढ़ था, 15 दिन के अंदर उसके अंदर 150 ml से ज्यादा यूरिन आना स्टार्ट हुआ। डॉक्टर देख के साफ था, वो फॉरेन कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, जब लौट के आए तो वो साफ थे कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उन्होंने 20 दिन की दवा दी, फिर से इसको चलाया गया, 1 महीने के अंदर 250 से ज्यादा हो गया। फिर एक बार टांडा किसी नर्सिंग होम में वो आते हैं, जो बात तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर ये 300-400 ml से ऊपर आ जाता है तो इसका कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका यही गुर्दा काम करेगा, और आने वाले 2 महीने बाद 450 ml से ऊपर आना शुरू हो गया, और सारे कैथेटर वगैरह पाइप वगैरह निकाल दिए गए। रिजल्ट ये है सर, आज विदाउट एनी मेडिसिन, 1 रुपए की किसी भी दवा के बगैर नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी रही है वो बच्ची, अपने घर पे अपने बाल बच्चों के साथ। ये है पावर ऑफ डीएक्सएल प्रोडक्ट। अगर पैसों की बात करें, कैरियर की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग समाज में आपको टहलते हुए घूमते हुए मिलेंगे, जिनके पास कभी 2-4-6,000-10,000 रुपए का काम हुआ करता था। जिंदगी हमारी, मैं अक्सर ये कहता हूँ, हमारे औसत मध्यवर्गीय जिंदगी की तलाश इसी औसत मध्यवर्गीय में ही टूट के रह जाती। मैंने इस चीज को करीब से महसूस किया 2003 से लेकर अब तक, इस 20 साल के समय में बहुत सारे जगहों पे मैं गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, और मेरे खुद के अपलाइन छोटी पांडे जी को इस दुनिया से गए 12 साल होने जा रहे। अभी इस साल मैं शुरू से ही उस परिवार के करीब रहा हूं, अभी मैंने उनका ITR दाखिल करवाया। आप सोच के देखिए, एक मरा हुआ आदमी जिसके दुनिया से गए हुए 12 साल होने जा रहे हैं, एक मरा हुआ आदमी भी लाखों रुपए कमा रहा है, हम तो फिर भी जिंदा है। अगर मेरी बात की जाए, मैंने भी तब से लेके अब तक बहुत सारे लोग, चाहे हमारे आलोक जी हो, प्रदीप जी हो, निरंजन सर भी जगह पे गए, जो जगह हमने ली, अपने घर द्वार सारी चीजों को मेंटेन करा। अभी इसी साल हमने अपनी बच्ची की शादी भी किया, अपने सारे बच्चों की एजुकेशन। एक दौर ऐसा भी आया था मेरी लाइफ में, मुझे इन्फेक्शन हुआ था, मैं 1.5 साल काम करने की सिचुएशन में नहीं था। SBI टाटा में मेरा अकाउंट है, कोई भी आदमी चेक कर सकता है, पिछले 20 सालों में एक सिंगल मंथ गैप आपको नहीं मिलेगा। जिस महीने मेरा पैसा नहीं आया, मेरे ऊपर जो लायबिलिटी थी 20,000 रुपया मुझे फीस देना होता था। 4-5 बच्चे मेरे पढ़ने वाले थे जयबजन जैसे स्कूलों में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने आप को असहाय महसूस किया हो, कभी अपने आप को ऐसा महसूस किया हो कि अब कोई रास्ता नहीं, मैं किधर जाऊं, क्या देखूं। और 2 साल तक लगातार आप काम नहीं करने के बावजूद एक सिंगल मंथ का गैप नहीं मिला, ये कोई जोक नहीं है। आप किसी जगह काम करके देखिए, अगर आप 2 महीना नहीं जाओगे
आपको नोटिस थमा दिया जाएगा, अगले महीने आपको बर्खास्त कर दिया जाता, टर्मिनेट कर दिया जाता, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता। क्योंकि मैंने उस चीज को भी बड़े करीब से महसूस किया। पांडे जी ने अपने पिताजी की बीमारी के लिए, उनके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था, पीजीआई में 1 साल उनका इलाज चला और पांडे जी 1 साल ड्यूटी नहीं कर पाए। वही बैंक जिसको उन्होंने 36 साल दिए थे अपनी जिंदगी की, जब वो लौट के वापस ड्यूटी ज्वाइन करने आए तो बैंक मैनेजमेंट ने कहा कि तुमने 1 साल पेमेंट लिया है, 1 साल पेमेंट लिया और ड्यूटी नहीं किए, इसलिए अब 1 साल विदाउट पे, केवल खर्चे के लिए आपको 6,000 रुपया मिलेगा। 1 साल विदाउट पे आप ड्यूटी करेंगे तब आपको कंप्लीट बहाल माना जाएगा। एक वो है, 1 साल ड्यूटी नहीं कर पाने की वजह से सारा मेडिकल पेपर सब कुछ लगाने के, पीजीआई की सारे रिकॉर्ड देने के बावजूद उनको लाश आप पे रखा गया। और एक सिस्टम ये है कि 12 साल हो गया, होने जा रहा है इस दुनिया से गए हुए, कभी कोई फोन नहीं आता, कभी कोई नहीं पूछता कि डीएक्शन की मीटिंग में जाते हो कि नहीं। 12 साल होने को जा रहा है इस दुनिया से गए हुए, आज तक कभी भी एक सिंगल मंथ का गैप नहीं है जिस महीने उनके अकाउंट में पैसा ना आए। एक सिंगल मंथ का गैप कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हर साल मैं जिस तरह से अपना दाखिल करवाता हूँ, मैं उनका भी करवाता हूँ। कोई भी दिक्कत होती है, कोई बात होती है तो फोन मेरे पास आता है, बच्चे भी फोन करते हैं और उनके जाने के बाद उन्हीं पैसों से क्या बैंक ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे यहाँ मृतक आश्रित में नौकरी का प्रावधान खत्म हो गया और 6 साल ड्यूटी और किए होते तो पेंशन मिलती, यानी ना नौकरी देंगे ना पेंशन देंगे। 36 साल देने के बाद ये हाल था। वहां 6 साल पांडे जी ने केवल डीएक्शन को दिए थे, जिसमें संडे एक दिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था, केवल कुल मिला के एक दिन में जोड़ घटाव कर रहा था, रिकॉर्ड था केवल 256 दिन टोटल पांडे जी ने डीएक्शन को दिया था, केवल 256 दिन। 256 दिन का ये रिजल्ट है कि 12 साल बाद आज भी लगातार पूरी सिक्योरिटी, पूरी सुरक्षा, पूरी सेफ्टी है। उन्हीं पैसों से हम लोग उनकी 2 बच्चियों की शादी कर चुके हैं। उनका जो बच्चा है छोटा वाला तीसरा, इलाहाबाद से बीबीए कर, आप सोच के देखिए, अगर आपको दुनिया में कहीं भी ऐसी जांच सिक्योरिटी दिखाई दे तो मैं मन से आपको बोल रहा हूँ आप वो जाके कर लीजिएगा डीएक्शन करने की जरूरत। लेकिन अगर इस तरह की जांच सिक्योरिटी आपको कहीं और दिखाई ना दे तो अपने मन को एनालाइज करिएगा, क्योंकि एक मंच है, प्लेटफॉर्म है, एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। डीएक्शन को अगर आप अपनाते हो तो ये आपके लाइफ में करेक्शन लेके आता है, करेक्शन ऑफ लाइफ। हेल्थ को लेके इश्यूज है, वो करेक्शन करके आपको कंप्लीट करता है। वेल्थ को लेके इश्यूज है, वेल्थ को लेके परेशान है तो वो लेके आपके साथ आता है। लेकिन करना पड़ेगा। सर बातें तो बहुत कुछ है कहने के लिए, और मैंने शुरू में कहा था कि मैं अभी नौसिखिया हूं इस मामले में। आप लोग ट्रेन में बहुत बार बोले हैं, मुझे दूसरी बार केवल मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अंदाजा नहीं लगता कि अभी क्या रह गया क्या। तब तक देखता हूँ तो टाइम जाने वाला होता है। यानी करना खुद ही है, आगे आना पड़ेगा। तो पैसों से नहीं गिरते हैं फूल डोरी में, वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, पता नहीं क्या क्या मैंने कहा, मुझे उसका क्या आप लोग क्या आग्रह करेंगे, क्या प्रदर्शन करेंगे, किस वे में लेंगे मुझे नहीं अंदाजा है। लेकिन इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता और मैं अनुशासन के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अपनी बात
समाप्त करता हूँ। फिर मौका मिलेगा, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे कुछ और विषय पे बात। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जानदार, जिंदाबाद। बहुत ही वक्त है कि जबरदस्त। रुकता नहीं है। आरिफ सर कह रहे हैं, ये वक्त है कि रुकता नहीं है, इच्छाएं थी कि यही थम जाए और ये चलता रहे। क्या थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त और शानदार एकदम आपका अनुभव रहा। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त। मैंने क्या कहा था कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सर कहाँ कहाँ से क्या क्या पॉइंट टच कर देंगे, एक एक पॉइंट आपको बहुत बड़ा माइलस्टोन देने का काम करेगा। दोस्तों, सर ने शुरुआत में आते ही बहुत ही शानदार लाइन कहा था, एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, बस शर्त है कि सलीके से संवारा जाए। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि अगर आज आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए होंगे तो आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और एक एक बहुत सारा तो मैं 3-4 पन्ने भर डाले हैं। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। और सर ने बहुत अच्छा बात बताया, या आप बिकोगे या आप बेचोगे। बहुत ही एक एक पॉइंट मैंने क्या पूछा सर, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से सर को लेकर रखे हुए कमी के। तो हम आशा उम्मीद करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्रूजिंग के लिए हम चलते हैं सीधे सीधे नदी में अपने गुरु के पास, क्योंकि आज हम लोग सर को देख रहे थे कि काफी शानदार दृश्य सर हमको दिखा रहे थे मॉर्निंग से ही। तो ये चलते हैं आशीर्वचन के लिए, और ये चलते हैं अपने गुरु, अपने मेंटर आदरणीय प्रदीप मामा जी। एक जोरदार ताली के साथ सबका वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। चलते हैं सरयू नदी की तरफ। हाँ सर, नैया पर बैठे हैं, को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बड़ा गिफ्ट आज मिला है। सिस्टम के पुरोधा सही मायने में देखेंगे तो हमारे अम्बेडकर नगर में जो पहला कटिया डोरी लेकर बैठने वाला पर्सन अगर कोई है तो सर ही है, जिसने हम जैसे कटिया डोरी लेकर बैठकर मछली फंसाने वाले भी फंसे हैं उसी जाल में। और हम सर को देखकर बहुत मोटिवेट हुए। शुरुआती दौर में जब डी.के. पांडे सर का प्रोग्राम लगता था, सर की बदौलत ही लगता था, सर के कारण ही लगता था। और पहला बीज अम्बेडकर नगर में अगर पढ़ा है और सर के द्वारा ही पढ़ा है। अगर देखेंगे जो फादर स्टॉकिस्ट है हमारे अम्बेडकर नगर जिले में, डॉक्टर फूलचंद यादव, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, जहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सर का ही नेटवर्क है और सर पुरोधा है। जैसे दिव्य ज्योति सरकार सर हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े एसेट है, और संग्राम यादव सर भी हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े एसेट है और बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी है, बहुत सारा हृदय है और फुल ऑफ नॉलेज है। आपके पास बैठ अगर जाए, रोज केवल बैठने का मिल जाए, परमात्मा कुछ ऐसा मौका दे दे तो समझ लीजिए कि वही है, संगत से गुनाते संगत से गुंजाते। केवल एक दिन 5 मिनट बात करने का मौका मिल जाए तो आप महीनों के लिए रिचार्ज हो जाएंगे दोस्त। वो पर्सनैलिटी है सर। और आज सर ने जो नॉलेज दिया, जो ज्ञान दिया और जो गहराई दिया, आप अगर ध्यान से पूरे सेशन को सुने होंगे तो जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बाद हम दुनिया को कोसते हैं, लेकिन सर ने क्या बोला कि खुद को खड़ा करना पड़ेगा। अगर कुछ चाहते हैं जिंदगी में बड़ा तो किसी से ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, खुद अपने स्पीकर दिए खुद चलाना पड़ेगा। और दोस्तों आप देखेंगे तो धनतेरस की एक पावन पवित्र त्योहार है। आज जरूर एक ना एक खुद की एक शुरुआत जरूर करेंगे आप सभी लोग। एक प्रोडक्ट से कम आज एक प्रोडक्ट जरूर खरीदा जाए। जो बड़े लीडर हैं ज्यादा खरीदें। खरीदारी में आज का पहला खरीदारी हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए ना, खुद का हिस्सा जलाना बहुत जरूरी है। बाकी सर आज आपने जो नॉलेज दिया और सिस्टम की जो गहराई दिया, मैं भी मिला हूँ, सौभाग्यशाली रहा हूँ। पांडे सर के कुछ सेशन मुझे मिले, उनकी बहुत सारी बातें मेरी जिंदगी में पावर लाइन बनती है। सर बताते थे कि रिस्क लेना रिस्क हो सकता है, लेकिन जो रिस्क नहीं लेता इससे बड़ा रिस्क दुनिया में कहीं नहीं है। सर का बहुत बड़ा पावर लाइन था, इफ यू प्लान टू फेल यू फेल टू प्लान। तो वाकई ऐसे धरोहर के साथ रहकर आप भी एक धरोहर के रूप में हम सभी लोगों के लिए हैं। मैं पूरे कोर टीम के तरफ से चाहूंगा और जितने भी आज के व्यूअर्स हैं, मुझे पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास है आज का जो सेशन मिला है इसके बाद भी नहीं सिस्टम समझ में आए तो भगवान ही मालिक है। मैं चाहूंगा सर को मेरा सैल्यूट, जबरदस्त सैल्यूट और एक जोरदार ताली पूरे व्यूअर्स की तरफ से चाहूंगा। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर के सम्मान में।
और मैं चाहूंगा कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर सर, प्लीज 15 दिन में एक बार जरूर आया करें। मजबूती लगता है रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत है। आप लोग सर हम सभी लोगों के रीढ़ की हड्डी है। कृपया 15 दिन में एक समय जरूर दिया करें, मेरा ये निवेदन है। थैंक यू सर, नहीं कर लिया गया है। नहीं आएंगे सर तो बच्चे जिदिया जाएंगे। जिदिया जाएंगे माजिद सर कह रहे हैं नहीं आएंगे तो बच्चे जिदिया जाएंगे। बिल्कुल जिदिया जाएंगे, एकदम जिदिया।